नमस्कार। देश दुनिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि बराक बेहद अयोग्य राष्ट्रपति थे। आपको बता दें कि ट्रंप की ये प्रतिक्रिया तब आई है जब ओबामा ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर अमेरिकी अधिकारियों के कामकाज के तरीकों की आलोचना की थी। वहीं अमेरिका ने कोरोना को लेकर अभी तक कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। ये भी आपको बता दें तकरीबन 88,000 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है, जो दुनिया के किसी एक देश में कोविड-19 से हुई मौतों के मामले में सबसे ज्यादा है। अमेरिका में ही सबसे ज्यादा तकरीबन 15 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान में अपनी मनमानी करने पर अड़ गया है। भारत की कड़ी आपत्ति के बावजूद पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इस इलाके में चुनाव कराने और एक केयर टेकर सरकार बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये भी आपको बता दें कि 30 अप्रैल को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की सरकार को इस क्षेत्र में चुनाव कराने और इससे जुड़े 2018 के प्रशासनिक आदेश में संशोधन के लिए अनुमति दी थी। भारत ने इस फैसले को लेकर इस्लामाबाद के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। भारत ने कहा था कि पाकिस्तान को अवैध और जबरदस्ती किए हुए क्षेत्र को लेकर कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पाकिस्तानी राजदूत को आपत्ति पत्र सौंपा था। भारत ने स्पष्ट किया था कि इस इलाके समेत पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और इस्लामाबाद को इन क्षेत्रों में अपने अवैध कब्जे को छोड़कर इलाकों को तुरंत खाली करना चाहिए। और वहीं कोरोना को लेकर जानकारी छुपाने के आरोपों में घिरे चीन पर अमेरिका का सबसे ताज़ा और गंभीर आरोप लगा है। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक ने इशारों में आरोप लगाया है कि चीन ने जानबूझकर कोरोना फैलाया है। ये भी आपको बता दें कि उनके मुताबिक चीनी सरकार को इस महामारी फैलने की जानकारी थी, लेकिन फिर उसने अपने लोगों को बाहर के देशों में यात्रा करने की अनुमति कैसे दे दी। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर चीन कुछ हटकर फैसले लेता तो इससे अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया को इससे लड़ने के लिए उपाय मिल जाते। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इस मामले में चीन को क्या और किस तरह का दंड दिया जाना चाहिए, इस रणनीति का फैसला राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे। और वहीं चीन की अगर बात की जाए तो कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद चीन वुहान की पूरी आबादी का टेस्ट करवा रहा है। टेस्ट सेंटर्स पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। इसके चलते लोगों के पुनः संक्रमित होने का डर सता रहा है। वुहान की आबादी लगभग 1.1 करोड़ है। यहाँ बीते दिनों कोरोना के 5 मरीज मिले थे, जिसके बाद चीनी सरकार ने प्रत्येक नागरिक का टेस्ट कराने का फैसला लिया है। इससे पहले उन लोगों का टेस्ट किया गया जो सबसे ज़्यादा जोखिम में हैं, यानी स्वास्थ्य कर्मी। चीन की योजना महज 10 दिन में सभी टेस्ट पूरे करने की है, इसलिए भारी संख्या में लोगों को जांच केंद्रों पर लाया जा रहा है। ये भी आपको बता दें कि वुहान के अधिकांश लोग इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। उनका ये कहना है कि कहीं टेस्टिंग के चलते फिर से वो कोरोना की चपेट में ना आ जाएं। ये भी आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर ये मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। और अब बात करते हैं भारत की। जी हां, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों में चक्रवात अम्फान को लेकर उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करने के लिए गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहे, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। ये भी आपको बता दें कि चक्रवात अम्फान अब बंगाल और उड़ीसा के तट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। चक्रवात की वर्तमान गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। वर्तमान में ये
दीघा से लगभग 1000 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 19 मई को ये चक्रवात भीषण तबाही मचा सकता है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर से उठने वाले चक्रवात की गति और ताकत अभी काफी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। खतरे को देखते हुए ओडिशा के 12 जिलों और कोलकाता समेत बंगाल में 5 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बंगाल में दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर हाई अलर्ट पर हैं। अगले आदेश तक मछली पकड़ने की प्रक्रिया पर रोक भी लगाई गई है। और अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ के अतिरिक्त आवंटन के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। साथ ही प्रधानमंत्री को मनरेगा की दूरदर्शिता को समझने के लिए आभार भी जताया है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ की राहत पैकेज की बात कही थी, जिसमें वित्त मंत्रालय ने मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि दिए जाने का ऐलान किया है, जिस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन को लेकर दिल्ली सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लॉकडाउन का इस्तेमाल तैयारी के लिए किया। अब लॉकडाउन के दिशा निर्देश को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। उन्होंने कहा है कि अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने की दिशा में काम करना है। कल केंद्र सरकार ने इस बारे में कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा, लेकिन इसमें कई तरह की ढील दी जाएंगी। आपको बता दें कि कोरोना अगले 1-2 महीने में खत्म नहीं होने वाला है। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाएगी, तब तक ये खतरा कम होने वाला नहीं है। ये तमाम बातें कही हैं अरविंद केजरीवाल ने। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के साथ अपनी जिंदगी चलाने की आदत हमें डालनी होगी। लॉकडाउन हमेशा नहीं रह सकता है। अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने की दिशा में बढ़ना है। एकदम से भी नहीं खोल सकते, अब धीरे धीरे हमें खोलने की दिशा में बढ़ना है। कल केंद्र सरकार ने इस बारे में कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने कई सारी चीज़ों को खोलने का, लॉकडाउन में ढील देने का निर्णय किया है। पहली चीज़ कि लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा, ऐसा केंद्र सरकार का आदेश है। लेकिन इस लॉकडाउन में कई सारी ढील दी जाएंगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या अलाउ नहीं होगा दिल्ली के अंदर। मेट्रो नहीं चलेगी, सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे, सारे होटल बंद रहेंगे, सारे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स, ये सब बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस या किसी भी तरह की बड़ी गैदरिंग्स ये नहीं हो पाएंगी, ये अलाउड नहीं होंगी। कोई भी धार्मिक स्थान या रिलीजियस प्लेस या प्लेसेस ऑफ वर्शिप बंद रहेंगे। कोई भी रिलीजियस गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। बार्बर, स्पा और सैलून ये अभी फिलहाल बंद रहेंगे। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से निकलना अलाउड नहीं होगा, केवल एसेंशियल सर्विसेज के लिए अलाउड होगा। 65 साल से ऊपर की उम्र के लोग, 10 साल से छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं और जिन लोगों को दूसरी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज, दिल की बीमारी, ऐसे लोग का घर से निकलना
वर्जित होगा, क्योंकि इन लोगों के लिए कोरोना जानलेवा साबित होता है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन 4 को जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही राज्य में सैलून को खोलने के लिए कुछ शर्तें भी लगा दी गई हैं। ये भी आपको बता दें कि साथ ही साथ राज्य में 50% कर्मचारियों के साथ दफ्तर खोलने की इजाजत दी गई है। और अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। जी हां, आपको बता दें कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि 21 मई के बाद कंटेनमेंट एरियाज को छोड़कर अन्य सभी जगहों पर बड़े स्टोर्स को खोल दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने कल रविवार को लॉकडाउन 4 के ऐलान के साथ ही राज्य सरकारों को अपने स्तर पर लॉकडाउन पर फैसला लेने का अधिकार भी दे दिया है। ये भी आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 के पहले ही दिन पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि 21 मई के बाद कंटेनमेंट एरियाज को छोड़कर अन्य सभी जगहों पर बड़े स्टोर्स को खोल दिया जाएगा। साथ ही 27 मई से ऑटो रिक्शा की सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। हालांकि एक ऑटो रिक्शा में 2 लोगों के बैठने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार ने ऑफिस खोलने को लेकर भी ऐलान किया है और कहा है कि 1 दिन के अंतराल पर सरकारी और निजी ऑफिस खोल दिए जाएंगे। साथ ही ममता ने कहा है कि मैं सभी प्रवासी श्रमिकों से कुछ धैर्य रखने के लिए आग्रह करती हूं। हम हर संभव व्यवस्था कर रही हैं। ये तमाम बातें कही हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। और जैसा कि लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन 4 जो है वो लागू हो चुका है। कर्नाटक सरकार ने इसे देखते हुए कुछ दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने राज्य में सरकारी और निजी बसों के संचालन को इजाजत दे दी है। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन 4 के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कोरोना फैलने का खतरा बरकरार है। हालांकि दूसरे इलाकों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन से इतर दूसरे इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को छूट दे दी गई है। राज्य में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। साथ ही राज्य के भीतर ट्रेनों के संचालन को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु से लोगों को राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने बताया है कि निजी बसों को भी परिचालन की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा है कि बसों में केवल 30 यात्रियों को ही यात्रा करने की इजाजत रहेगी और मास्क लगाना और सामाजिक दूरी का पालन करना सबके लिए जरूरी होगा। बसों का किराया फिलहाल नहीं बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रदेश में आ रही श्रमिक ट्रेनों को लेकर अहम जानकारी दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए गए फैसलों के बारे में भी जनता को अवगत कराया। क्या कुछ कहना है उनका, आइए हम आपको सुनवाते हैं। कहीं भी आज भी मुख्यमंत्री जी ने जहां भी पाया कहीं भीड़ इकट्ठा हो रही है, संबंधित अधिकारियों को उन्होंने कहा है कि भीड़ इकट्ठा ना होने दे, व्यवस्था ऐसी बनाए कि भीड़ इकट्ठा ही ना हो। लॉकडाउन के लिए जो नवीनतम एडवाइजरी है उसका अध्ययन अब किया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन क्या होंगे, उनको क्या अनुमन्य किया जाएगा, ये भी आज निर्देश, इसकी कार्ययोजना बनाकर जो है आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है शाम को 5:30 बजे कैबिनेट कर रहे हैं। सभी माननीय मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद जो है उस पर निर्णय लेते हुए फिर आज शाम को ही जो है ये निर्देश प्रदेश स्तर पर जारी हो जाएंगे। आगे आने वाले समय में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पैकेज है 20 लाख करोड़ का, उसकी योजना भी आज जो है उस पर भी आगे कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कृषि विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो गेहूं क्रय केंद्रों का जो है मौके पर जाकर निरीक्षण करें, इस ओर भी जो है उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए हैं। ट्रेन की जो आज समीक्षा की गई है, 590 ट्रेन आज प्रदेश में आ चुकी हैं। आज की तारीख में लखनऊ में 52 ट्रेनें आ चुकी हैं, जौनपुर में 39 ट्रेन आ चुकी हैं, गोरखपुर में 95 ट्रेन आ चुकी है। जी का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए
मौके पर उनको लोगों को सम्मान उतार कर भोजन देकर उनकी पूरी स्क्रीनिंग देकर उसके बाद उनका विवरण लेते हुए उनको होम क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है और निगरानी समितियों को सुपुर्द करके उनके माध्यम से उनको आगे व्यवस्था के अनुरूप 14 दिन के होम क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। मैं पुनः इस बात पर बल देना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में बहुत अधिक संख्या में ट्रेनें आ रही हैं, सभी जगह उनकी व्यवस्था की जा रही है। कोई भी व्यक्ति अन्य प्रदेशों में पैदल, मुख्यमंत्री जी की अपील है, न चलें। कोई भी व्यक्ति असुरक्षित साधन से न चले। हर व्यक्ति को घर लाया जाएगा और हर व्यक्ति को सम्मान से जो है घर तक पहुंचाया जाएगा। उनकी पूरी स्वास्थ्य संबंधी सेवा जो है। और वहीं योगी सरकार ने प्रियंका गांधी वाड्रा के मजदूरों के लिए बसें भेजने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को 1000 बसें देने का प्रस्ताव रखा गया था। इन बसों को यूपी बॉर्डर पर खड़ा किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और कहा था कि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में बसों का इंतजाम है। अब योगी सरकार ने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के 1000 बसों के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए चालक, परिचालक का नाम और पूरी सूची मांग ली है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को जवाबी पत्र में कहा है कि मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए अपने स्तर पर 1000 बसों को चलवाने के लिए आपके प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। सरकार की तरफ से कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी वाड्रा से 1000 बसों की सूची, चालक और परिचालक का नाम और अन्य विवरण उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है, जिससे इनका उपयोग प्रवासी श्रमिकों की सेवा में किया जा सके। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से प्रवासी मजदूरों को लेकर इस वक्त कांग्रेस पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच में काफी तीखी जुबानी जंग देखने को मिल रही है। गाजियाबाद में उमड़ी मजदूरों की भीड़ पर कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार को घेरा, तो अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पलटवार किया गया है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्विटर पर कांग्रेस पर कुछ सवाल दाग दिए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूछा है कि जब आपके पास 1000 बसें थीं तो राजस्थान और महाराष्ट्र से ट्रकों में भरकर हमारे साथियों को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल क्यों भेज दिया गया? औरैया में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में पूरा देश काफी ज्यादा दुखी हुआ है। एक ट्रक पंजाब से है, दूसरा ट्रक राजस्थान से आ रहा था। क्या कांग्रेस और प्रियंका गांधी वाड्रा इस घटना की जिम्मेदारी लेंगी? क्या हमारे साथियों से माफी मांगेंगी? प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि उनके पास 1000 बसें हैं। ये और बात है कि अब तक उन बसों की सूची तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी वाड्रा के ऊपर निशाना साधा। तमाम तरह के सवाल उन्होंने प्रियंका गांधी से पूछे हैं। और वहीं यूपी सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का 1000 बसों वाला प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, जैसा कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। और इसको लेकर कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनाते हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रियंका गांधी जी की पहल थी, जो 1000 बसें उपलब्ध कराने के लिए उन प्रवासी मजदूरों के लिए, उन जरूरतमंदों के लिए जो आज यूपी बॉर्डरों पे खड़े हैं और लाठियां खा रहे हैं और अपने घर पहुंचने के लिए सरकार से गुहार कर रहे हैं, इतनी देर और इतना विलंब इस सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। ये वो वक्त नहीं है जब कोई राजनीति की जाए। हम सब लोग एक ही लक्ष्य और उद्देश्य से काम कर रहे हैं कि उन जरूरतमंदों को किसी तरीके की सहायता पहुंचाई जाए। आज 2 दिन बाद प्रियंका जी की पहल के उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी अनुमति दी है। कितने लोगों को घर पहुंचाया जा सकता था, कितनी कठिनाइयां रोकी जा सकती थी। औरैया जैसे हादसे जहां 26 लोगों की मृत्यु हो गई, वो रोका जा सकता था। तो ये वक्त राजनीति का नहीं, सुर्खियां बटोरने का नहीं, ये वक्त है देश सेवा का, उन जरूरतमंदों का। तो ये जो प्रियंका गांधी जी ने पहल उठाई है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कहूंगा जहां से जो जरूरत उनको सहायता मिल सके उसको अपनाएं। हम सब लोग मिलके एक उद्देश्य से काम करें कि जो जरूरतमंद हैं वो सकुशल घर पहुंच सके।
और इस बीच में साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा राजधानी दिल्ली में मजदूरों के बीच में पहुंच गए। इस दौरान कुछ गाड़ियों में खाना भी लेकर वो पहुंचे और मजदूरों को खाना बांटते हुए नजर आए। खाने के साथ ही मजदूरों को उन्होंने मास्क और सैनिटाइजर भी मुहैया करवाया है। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन को जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वैसे तो वो शुरुआत से ही ऐसे लोगों की सहायता का काम करते रहे हैं, लेकिन मजदूरों के वीडियो और फोटो देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और सड़कों पर उतर आए हैं। ये सारा दिया, पर सबसे ज़रूरी जब जैसे मैंने कहा, मैं बाहर निकला हूँ लास्ट थर्सडे से और मैंने देखा कि मतलब कि इतने सारे लोग ऐसे चल रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तो चाह रहा था कि मैं आगे जाऊँ, उतरूँ, अपना टेबल लगाऊँ, अपने आप दूँ, पर बात वहीं हो जाएगी कि मतलब सोशल डिस्टेंसिंग की है और मतलब कि चाहे मैं ग्लव्स पहनूं और जब लोग देखते हैं कि कुछ कोई दे रहा है, उनकी सहन शक्ति भी है नहीं, वो मतलब कि दौड़ेंगे खींचने के लिए, लूट मार होगा क्योंकि डेस्परेट हो गए हैं। पर फिर भी मैंने सोचा कि मेरे लोग हैं, मेरे हैं जो ये नौजवान हैं जो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस रखेंगे, ज़रूर मास्क पहनेंगे, हर तरीके से है और टेम्पो चलाएंगे और उसमें जैसे चावल है, हलवा है, पानी है और अलग अलग चीज़ हैं जो जिस तरीके से हम सहायता कर सकते हैं कि ये लोग अपने मुकाम पे पहुँचे, पर ऐसे पहुँचे कि जो भी हमारे से हो सकता है हम करेंगे, क्योंकि उनको कोई रोक नहीं सकता है, वो तो जाएंगे ही, क्योंकि यहाँ है ही नहीं, ना कोई काम है, ना कोई साधन है, ना कोई मतलब कि रहने की जगह है, तो वो अपने गांव जाकर अपने गांव में अपने रिश्तेदारों के साथ रहेंगे। पर और इस बीच आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने लॉकडाउन 4 को लेकर कहा है कि राज्य सरकारों की मांग के बाद ही इस प्रकार की छूट दी गई है, सरकार के द्वारा इस तरह का फैसला लिया गया है। और क्या कुछ कहना है उनका, आप भी सुनिए। जो लॉकडाउन 4 लागू हुआ है, इसमें राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा है कि वो निर्धारित करें कि कौन से रेड जोन होंगे, कौन से ऑरेंज जोन होंगे, कौन से ग्रीन जोन होंगे। तो ये अपने आप में एक राज्य सरकारों की जो मांग थी कि राज्य सरकार बेहतर जानते हैं स्थानीय परिस्थितियों को और उसी हिसाब से होना चाहिए, उसको एक्सेप्ट किया है। और बाकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, बाज़ार हैं, उनको खोलने के भी निर्देश जो दिए हैं वो राज्य सरकारें अपने अपने स्तर से आवश्यकता अनुसार निर्देश जारी जी। लॉकडाउन 3 की तरह से लॉकडाउन 4 में भी जो शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक वो उन्होंने कर्फ्यू के नाम जो दिया था कि बंद रहेंगी एक्टिविटीज़, बाज़ार बंद रहेंगे, दुकानें बंद रहेंगी, तो वो कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज तो नहीं ढूंढ पाए अभी तक, कोई वैक्सीन नहीं है और केवल इसका इलाज ये है कि एहतियात बरतें और उस एहतियात बरतने में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, क्राउडिंग के ध्यान रखें ना हो और जो ऐसे कोई भी किसी आयोजन में ना सम्मिलित हो जिसमें ज़्यादा भीड़ हो, ज़्यादा भीड़ रहनी भी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार और शादी, ब्याह शादी पे भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई है। तो ये बहुत ज़रूरी है, अपनी सुरक्षा के लिए है, देश की समाज की सुरक्षा के लिए। देखिए, अगर सच पूछा जाए तो जैसे सिंगापुर ने किया और लोगों ने किया, पहले चेतावनी दे दी कि 4 दिन के बाद हम लॉकडाउन डिक्लेयर करेंगे, जिसको इधर उधर जाना हो वो अपने घर वापस जा सकते, तो ये चले जाते। अब आज चल रहा है कि उनके लिए विशेष व्यवस्था करें, ट्रेन चलाओ, उनके लिए विशेष बस सेवा चलाओ, ये बात नहीं होती। वो खुद अपना पैसा खर्च करके ट्रेन से, बस से और किसी साधन से, टैक्सी से, गाड़ियों से वो अपना जा सकते थे। और आज जो समस्या आई है, अचानक तत्काल जो 8 बजे घोषणा होती है, 12 बजे लागू हो गया 4 घंटे के अंदर, तो ये निर्णय इस तरह के होते हैं जो नी जर्क रिएक्शन वाले, तो उससे आम जनता को कठिनाई हुई और वो दिखाई दे रही है। और इस पे भी हम लोग भी समीक्षा करेंगे कि अगर पहले ट्रेन्स को चालू कर दिए होते तो ये समस्या ना आती। और जो
और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।